उन्होंने कहा कि आपको 20 वो कॉल किए हैं। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के में रहता हूँ, इसी में। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि उनको चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया, तो उनके कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वो ना सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस हो के आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। चलिए, और प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री जी और दिया भी गया और दिया भी जाएगा। देखिए इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है जी। अब एक साथ तो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, क्रमशः होगा धीरे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, तो फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि ओवैसी जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा देखिए ये सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना। आप कितनों सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ओवैसी पर सारा नहीं, ओवैसी क्या कर, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं। सर हाजी मान लीजिए हाँ कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहाँ रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है। मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज़ एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज़ हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चिराग जी से बात हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा कि हमसे बात करेगा? सर 40 नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ मैं वहाँ गया। वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा, बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए? तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है। और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो बीजेपी वाले दे रहे हैं तो क्या पार कर पाएंगे जो ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं? आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे, तो हंसी का बात है
देखिए, बिहार आए, सबका स्वागत है। बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज़ करने के लिए 365 दिन है, और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं, ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज़्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज़्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है, ना इनको विकास से मतलब है, ना विरासत से मतलब है। सिर्फ ये नौटंकी कर रहे, ढोंग कर रहे। बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है, ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है। सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आज़ादी से लेकर अब तक देखिएगा, हमेशा आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है। मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। पिछड़ा दलित ये राज नहीं कर सकता है, जन्मसिद्ध अधिकार है उसको गुलामी करने का, ये आरएसएस का हमेशा एजेंडा में रहा है। तो ये लोग हमेशा गरीब पिछड़ा दलित को साथ नहीं लेना चाहता। उनके हाथ से ये लोग जब पानी नहीं पीता है, जब हमारे हाथ से चाय नहीं पीता है, ये मेरी आवाज़ कैसे संसद भवन में उठाएगा? हमारे बेहतरी के लिए कैसे पॉलिसी बनाएगा? कभी नहीं पॉलिसी बनाएगा। तो इसलिए खास करके बहुजन जितने भी समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उस सब से आग्रह करता हूँ। खास करके मैं इस देश के नागरिक जो है, खास करके अपर कास्ट है, हमारे बनिया समुदाय है, इन सब से पढ़े लिखे लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का बुद्धि है, विवेक है। आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या देश ऐसे चलेगा, हिंदू मुसलमान करके चलेगा, कि देश विकास के रास्ते पे चलेगा? आप पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आप चाइना का क्यों नहीं चर्चा करते हैं, जो $18 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था उनका है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपके हिंदुस्तान का, इंडिया का 8 गुना ज़्यादा वहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1984 में भारत और चाइना एक समान था, बराबरी था। आज देखिए हमसे 7 गुना 8 गुना ज़्यादा धन दौलत उनके पास है। तो ये सब चीज़ पे बहस नहीं करेंगे। जो चीज़ पहले हो गया, किस कालखंड में हुआ, क्यों हुआ, किन से गलती हुआ, उस सब के जिक्र आज क्यों करना? हम सब चीज़ को भूल के आगे कैसे बढ़े हैं? हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, लंदन को देखें, उनसे सीख ले, हम आगे बढ़े। अब हमारे पूर्वज क्या किए, नहीं किए, किस परिस्थिति में किए, कैसे किए, अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें आज के समय में क्या करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना है। तो ये लोगों का ढोंग है, और ये ढोंग जनता के बीच में आ गया, युवा के बीच में आ गया, सभी लोग जानने लगे। अभी कोई इनके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि प्रधानमंत्री का आप हनुमान बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर को तुड़वाया, चाचा भतीजा को लड़वाया, फिर भी आप हनुमान बन गए। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी ज़मानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से, ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में हैं। चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे कीजिए। बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है, क्या आप उस विजन से सहमत हैं? चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? बताइए, वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व
कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया अब हमारे प्रदेश का, और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोज़गार का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं, अच्छी बात है, छोटे हैं देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि अपने कभी मंत्री नहीं बना है तो नौकरी आप कैसे बांटने की बात करते हैं? आपको कैसे मालूम? वो क्या पता कौन नौकरी देता है? भाई वो जन्म से उप मुख्यमंत्री बन गए थे क्या? हाँ, और अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं होता है, अनुभव जनता के बीच जाने से होता है। उनका कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए, उस कार्यकाल में बिहार में घटी घटनाओं का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, और कितनी घटना पर वो गए ये भी आप निकाल कर देख लीजिए। अनुभव जनता के बीच जाने से होता है, जनता के साथ रहने से होता है। एसी कमरे में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर घूमने से अनुभव किसी को नहीं आता। चिराग जी, तेजस्वी जी, चिराग पासवान ने कहा है कि मोदी के रहते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार है कि लोगों को चिंता कौन से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके ठेका लिए। बीजेपी के, आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी सम्राट चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, उनका
जो हारने वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और इंडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिए हैं, कहे हैं कि चिराग पासवान का घर बीजेपी ने लड़ाई करवा दिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी वो मोदी के हनुमान नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं एनडीए की जीत। मतलब हम समझाते हैं तेजस्वी कह रहे तो खुदगर्ज प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तेजस्वी करेंगे जॉब शो। कौन जॉब शो किए? 5 गो विभाग उनको मिला था, उन्होंने किया था। 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था? ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया है। क्या संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व है क्या? जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो डिप्टी मिनिस्टर कौन होता है? लेकिन जो लोग को भरमा रहे हैं, लोग समझते हैं कि बिहार के मतदाता बुद्धू हैं, लेकिन बिहार के मतदाता संविधान के ज्ञाता हैं, वो अपने में सुधार कर लें। आयोग ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो। इस चुनाव में जितनी मर्यादा शब्दों की खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की परंपरा को समाप्त कर। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान के घर में बीजेपी ने आग लगाई, लड़ाई लगवाया चाचा भतीजा में, लेकिन फिर भी चिराग पासवान उनके हनुमान बने हुए हैं। कोई और व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं करता। नहीं, मैं इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हूँ। कौन घर ऐसा है पॉलिटिकल जिसके घर में आग नहीं लगी हुई है, वो अपने घर में भी झांक करके देखें। तेजस्वी यादव लगातार अपना कमर दर्द का बात कर रहे हैं, चुनावी सभा में बेल्ट दिखा रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी उनकी परेशानी हो, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग साफ हो जाइएगा, एनडीए बिहार में साफ है, जेडीयू साफ हो जाएगी। पिछली बार 1 सीट आई थी, हो सकता है इस बार महागठबंधन को उस सीट से भी हाथ धोना पड़े। चुनावी प्रचार को लेकर लगातार जो है बड़े बड़े नेता जो है वो बिहार में उनका एंट्री हो रहा है, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एंट्री आज बिहार में हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है। ये पॉलिटिकल, ये चुनाव में सभी दलों के सभी वरिष्ठ नेता पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी जगह होता है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो है, असर भी पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा कुछ? प्रधानमंत्री का असर तो समूचे देश में पड़ रहा, आप देख ही रहे हैं। मोदी मैजिक है, काम कर रहा है। आप कह रहे हैं मोदी में और तेजस्वी कह रहे हैं कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, झूठ शब्द भी अनपार्लियामेंटेरियन है और उनको नेता प्रतिपक्ष होते हुए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एयर शो करे या रोड शो, तेजस्वी करेंगे जॉब शो। सबसे ज़्यादा जो नौकरियां समाप्त हुई हैं और बिहारियों का पलायन हुआ है, वो आरजेडी के शासनकाल में। नहीं, मेरी इस विषय में उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इसमें किसी अफवाहबाजी की गुंजाइश नहीं है। मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि अति पिछड़ा का बेटा फिर से प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है